Good evening, students. Now today we will study concept of angles and its types. Okay? Is it visible? आप लोग देख पा रहे हैं इसे? दिख रहा है सर। Okay. So now today we will study angle and its types, concept of angles. एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जो फिगर देख पा रहे हैं, जिस प्रकार का एंगल के टाइप को आप फिगर के यहाँ देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार जो एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो एंगल को ड्रॉ करने के लिए, एंगल के टाइप के बारे में बताने के लिए, एंगल क्या है, किस प्रकार से एंगल का कॉन्सेप्ट है, उसका हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, इन सभी को समझाने के लिए एज ए टीचर आप लोग एक टीचर के रूप में स्टूडेंट को कैसे समझाओगे। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि किस मेथड के द्वारा आप लोग पढ़ाएंगे ताकि स्टूडेंट अच्छे ढंग से समझ सके। एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ाना है, तो आप किस विधि का उपयोग करते हुए पढ़ाओगे ताकि बच्चे अच्छे से उसे सीख सके, समझ सके। कोई बता सकते हो? अपर्णा, कनक, आस्था? यस सर। बताइए किस मेथड द्वारा पढ़ाने से बच्चे अच्छे से अपने समझ सकते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग। सर लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके वो सीखेंगे। ओके, एग्जैक्टली राइट, आपने सही बताया है कि बच्चे जब तक करेंगे नहीं तब तक वो सही ढंग से वो सीखेंगे नहीं। तो जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है कि कंसेप्ट ऑफ एंगल और उसके टाइप के बारे में बताने के लिए। वो एंगल कैसे करेंगे, वो एंगल को कटिंग करेंगे, कोई मटेरियल दिया जाएगा टीचर के द्वारा, वो अब बताना है कि 90 डिग्री एंगल इसको काट के दिखाओ। तो उसे क्या करेगा, 90 डिग्री काटेगा उससे सीट को, पेपर को, और उसको 90 डिग्री एंगल बनाने की वो कोशिश करेगा। एक फर्स्ट बार नहीं बना तो गलत होगा, दूसरी बार बनाओगे, तीसरी बार बनाएगा। इस प्रकार से जब वह उसमें लर्निंग करेगा, करके सीखेगा जब खुद से, तो वो क्या होगा, सबसे अच्छे ढंग से वो समझ सकता है। और इस प्रकार से जब वो सीख जाता है करने के लिए, कोई भी किसी के एंगल को क्रिएट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो क्या होता है, वह उसके दिमाग में परमानेंट के लिए वह याद रह जाता है कि कैसे किस एंगल को हमको करना है, कौन सा एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे, कौन सा ऑब्ट्यूट एंगल बोलेंगे, कौन सा आपका स्ट्रेट एंगल होगा, कौन सा आपका जो होगा राइट एंगल होगा, कंप्लीट एंगल होगा। इन सबों के बारे में वह अच्छी ढंग से समझ सकता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन में, इन डे टू डे लाइफ वी से मैनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे हम लोग भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। तो जो भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके अर्थ को, उसके मायने को अपने एजुकेशन में, अपने शिक्षा में उसको नहीं जोड़ पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है एज ए टीचर के रूप में उन वस्तुओं का एजुकेशन से जोड़ के स्टूडेंट को नहीं बताना। जब एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते समय अपने आसपास के इन्वायरमेंट के जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं उसे अपने शिक्षा में जोड़ना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे वो सारे वस्तुओं को रखना चाहिए जो हमारे आमने सामने, जिसे हम देख पाते हैं। तो क्या आप लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जिससे कि पता लगे कि ये, इससे मैं एंगल को सीख सकता हूँ? कोई बता सकते हो? एनीवन? आस्था? आस्था, दीपशिखा, रोशन, शबनम?
लक्ष्मीकांत, मेरा आवाज़ आप लोग तक जा रहा है? हेलो। एक एग्जांपल घड़ी का हाँ, तो इस प्रकार से आप कुछ भी एग्जाम्पल बता सकते हो, आप देख के भी बता सकते हो। एज ए आपके सामने जब दिखाई पड़ रहा है तो उसे देख के भी तो आपको बोल सकते हो, लेकिन आप लोग बोलने में भी कंजूसी कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। जब तक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे आप अच्छे से कैसे सीख पाओगे। इसलिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप देखते हुए भी आपके सामने है तो उसको बताइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अपने इस लर्निंग में, इस टीचिंग में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट हो, ताकि आपको अच्छा लगे, बोरिंग फील ना हो। इसलिए मैं आप लोगों से ऐसा बोल रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल बताइए, उसका एग्जाम्पल बताइए। अगर आप मैं केवल एज ए लेक्चर के रूप में पढ़ाते जाऊँगा तो फिर आप क्या सुनोगे? आप तो मोबाइल को एक साइड में रख दोगे, फिर आप चले जाओगे कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे तरफ चले जाओगे। तो इसीलिए आप लोग को इन्वॉल्व करने के लिए, आपको एक्टिव करने के लिए मैं ये सारे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ बीच बीच में। ओके, नाउ एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग घड़ी के जो क्लॉक के आर्म को देखते हैं तो एक घड़ी में कितने आर्म्स होते हैं, कितने हैंड होते हैं उसके? आप घड़ी में कितने हैंड को देख पाते हैं, बताइए कोई। गजेंद्र? हाँ, तो यानी कि बेसिकली यदि हम लोग बात करेंगे अपना, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर 2 को देखते हैं, एक मिनट का हैंड को और एक जो होता है आवर हैंड को। घंटा वाली एक हम लोग उसको देखते हैं और एक मिनट वाले को देखते हैं। तो जैसे ही ये एक चक्कर मिनट वाली सुई लगाती है तो वह 1 घंटा अपना मूव कर जाता है। तो इस प्रकार से जो एंगल बनाता है वह धीरे 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 जब एक राउंड बन जाता है तो वह कंप्लीट एंगल कहलाता है। इस प्रकार से जो हमारे दैनिक जीवन में है वस्तुएं, उसका उपयोग करते हुए आपको बताना है कि एंगल किस प्रकार से बनते हैं, कि एंगल को कैसे मेजर करेंगे, कौन सा एंगल को हम लोग क्या नाम से पुकारेंगे। इस तरह का आप जब एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेट करेंगे, वहाँ पे बच्चे खुद से उसको करेंगे। घड़ी को सबके पास, अपने स्टूडेंट के पास घड़ी होता है, घड़ी को देखने बोलेंगे, आप घड़ी को देखिए और देख के बताइए कि कैसे क्या हो रहा है, तो फिर वो अपने आप खुद से बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, एज ए टीचर के रूप में हमारे दैनिक जीवन में जितने भी भौतिक वस्तुओं को देख पाते हैं, जिनकी 2 भुजाएं होती है और एक बिंदु आपस में जुड़ी हुई होती है, दोनों भुजा क्या होते हैं कि आपस में एक बिंदु पर जुड़ी हुई होना चाहिए। उदाहरण के जैसे के लिए आप एक कैंची को भी बोल सकते हो। कैंची के 2 भाग होते हैं, ठीक है, और दोनों भाग क्या होता है, एक बिंदु पे एक वहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। या फिर आप घड़ी को देखते हुए बोल सकते हो, घड़ी के जो सुइयाँ होती है वो भी एक बूंद पे एक वहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो इसका हम लोग वहाँ पे उपयोग करेंगे। दिस ऑब्जेक्ट्स gives us the idea of an angle in geometry has discussed in the following section। इस प्रकार से, और जो आगे हम लोग सेक्शन है, ये जो पिक्चर को देख रहे हैं, इस प्रकार से बच्चे को हम वहाँ पर खुद से उसको कराएंगे। बच्चे खुद से करेंगे, केवल हम लोग वहाँ पर एक गाइड के रूप में केवल देखेंगे कि कैसे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमको देखना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड एंड एंगल्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड। एंगल यानी कि एक कोण और उसका परिमाण। एंगल का जो कोण होता है, एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वो जो कॉमन आप पॉइंट देख पा रहे हैं, 2 आपका जो हैंड्स होते हैं, दोनों हैंड एक पॉइंट पे मिला हो रहता है, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और जो आपको हैंड देखने को मिल जाता है वो 2 रेज होते हैं। रेज फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड। वह एंगल का उसका साइड कहलाएगा या फिर वह उसका आर्म कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग?
नागेंद्र, गजेंद्र? यस सर समझ गया। यस सर। यस सर, आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे। चलिए हिंदी वाला कोई उसमें से एक पढ़ के सुनाइए। आस्था है प्रेजेंट? आस्था है? आस्था, आवाज़ जा रहा है मेरा? कनक रानी? यस सर। ये हिंदी वाला जो लिखा है उसको आप एक बार पढ़ें। कोण एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति है। अभ्यनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है और कोण बनाने वाली किरणें भुज या भुजा कहलाती है। राइट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा और जैसे कि रीड किया कि कौन जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति होती है। यानी कि आप जो इस फिगर में देख पा रहे हैं ये ओ पॉइंट है मेरा। ओ पॉइंट से ये दोनों रे जो है ये दोनों यहाँ से किरणें का नाम हो जाएगा ओ ए और इधर हो जाएगा ओ बी। ये ओ ए और ओ बी मेरा दो किरण है जो पॉइंट ओ पर दोनों एक ही बिंदु पर मिलती है। तो इस प्रकार से जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे को हम लोग कोण कहेंगे। और जो कोण बनाने वाली जो ये मेरा ओ ए और ओ बी है, ओ ए और ओ बी जो किरण है, इस किरण को हम लोग भुज या भुजा कहेंगे। इसको आर्म कहेंगे या फिर साइड कहेंगे। ये समझ में आया कि वर्टेक्स किसको कहेंगे, भुजा किसको कहेंगे? आया समझ में? मनीष, गजेंद्र, अपर्णा, अंकिता? यस सर। ओके। तो इस प्रकार का जो एंगल का फॉर्म होता है, एंगल को यदि हमको डिफाइन करना है कि एंगल को परिभाषित करना, तो हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ये इसका एंगल का डिफिनेशन हो गया कि एंगल हम लोग किसे कहेंगे? एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें द्वारा बनाई गई आकृति को हम लोग कोण कहेंगे। ये इसका डिफिनेशन हो गया। और इसके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में जो कहेंगे, इसका जो अभ्यनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है उसे हम लोग शीर्ष कहेंगे। और बिंदु से जो दो किरण निकलती है ओ ए और ए बी, जो फिगर में आप देख पा रहे हैं, तो इन किरणों को हम लोग भुजा कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे इन फिगर शो द वर्टेक्स। जो वर्टेक्स देख पा रहे हैं तो वर्टेक्स हम लोग किसे कहेंगे? ओ पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे, ओ ए को में आर्म्स कहेंगे। और बीच में जो एक कर्व टाइप का बना हुआ है, जो आर्क बनाया जाता है, वो हमारा एंगल्स होता है। यानी कि किरण ओ ए और ओ बी के द्वारा जो जगह घेरा गया है उसे ही हम लोग एज एंगल कहेंगे। जितना वो अधिक घेरेगा, जितना मेजर करेगा, उतना बड़ा हुआ एंगल होगा। जितना कम होगा वह उतना ही कम होगा। ओके, नाउ अब इसमें से कोई एक रीड कीजिए। इंग्लिश वाला कोई भी एक रीड कीजिए इंग्लिश में। आवाज जा रहा है या नहीं? इन फिगर ए shows the vertex and weight over and over the arms of the angle. Each arm is defined has particular direction in the plane. ओके, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, जैसे कि आप पिक्चर में सोच द वर्टेक्स, आप वर्टेक्स के देख पा रहे हैं। और इसका जो वेग्स यदि बोलेंगे इसको, तो इसको जो कोण बनाने वाले जितना एरिया इसको जगह कवर कर रहा है, इसके ऊपर से ओवर एंड ओवर द आर्म ऑफ द एंगल के ऊपर से जो आप ओ ए देख पा रहे हैं, वो भी देख पा रहे हैं। तो ये ऊपर से जितना इधर नीचे का आ रहा है और जो एक कॉमन पॉइंट है, उसे कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे। और जितना इधर आर्म का एंगल है वो एंगल कहलाता है।
Each arm define the particular direction in the plane of the angle. एक प्लेन पे पार्टिकुलर डायरेक्शन पे वो जाता है, किसी निश्चित विशेष दिशा में उस एक तल से वह किरण जो होती है जाती है। तो किरण का जो डायरेक्शन होगा एक निश्चित दिशा में एक ही साइड वह इन्फिनाइट नंबर तक जाएगी। आप जैसे एरो का साइन देख पा रहे हैं कि ओ ए का ए में जो है ए पॉइंट पे एरो का साइन लगा है, वो एरो साइन इंडिकेट करता है कि ये किरण जो है यह अनंत तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी, ये इंडिकेट करता है। और ओ बी जो है यह ओ बी भी क्या करता है, वह इन्फिनाइट तक जाएगी, एरो साइन इंडिकेट करता है। और ओ ए बी को जो मिलाता है पॉइंट बिंदु ओ है वो वर्टेक्स है, ओ बी आर में है, ओ ए आपका आर में है, और बीच में जो आया वह एंगल है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, नेमिंग एन एंगल। किसी भी एंगल का नाम बच्चों को हम किस तरह से सिखाएंगे कि वह समझ में उसको आ जाए कि एंगल कैसे नाम देना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एंगल का नाम लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर देखें, पहले वाले में ये एंगल जो बीच एंगल बन रहा है वह ओ पे बन रहा है। तो कोई स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि कोई एंगल ओ लिखता है, टीचर पढ़ाते समय कोण ओ लिख दिए, कभी कभी कोण ए ओ बी लिख दिए, कभी बी ओ ए लिख दिए। तो इस प्रकार से जब वो टीचर के द्वारा उपयोग किया जाता है तो स्टूडेंट शुरुआती में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सर कैसे नाम दे रहे हैं, कभी ओ बोल रहे हैं, कभी ओ ए बी बता रहे हैं, कभी बी ओ ए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इसका कंसेप्ट है, इसका नेमिंग को हम लोग किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो नेमिंग एंड एंगल्स, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एंगल, एंगल को उसको पहचान करेंगे। जब एक ही तल में एक से अधिक होते हैं कोण, तो फिर उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कोणों को नाम किस प्रकार से देते हैं, ये हम लोग इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। एक तल में जब एक से ज़्यादा कोण बन गया तो उस कोण को हम लोग अलग तरीके से नाम लिखते हैं। एक तल में जब एक कोण बनता है तो वहाँ पर हम उसको अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि एज ए फिगर आप यहाँ पे देखिए। सेकंड स्लाइड में आपका फिगर जैसे कि दिखाया गया है, फिगर ए है, फिगर बी है, इस प्रकार से जो देख रहे हैं। तो ए फिगर में एक तल पे जैसे कि देख रहे हैं, ए एंगल एक अलग से है, बी एंगल अलग से है। सेकंड फिगर में देख रहे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसमें 3 एंगल बना हुआ है। एक ही प्लेन पे 3 फिगर बना हुआ है, दूसरे पे एक ही प्लेन पे 2 फिगर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम एक प्लेन पे एक से ज़्यादा आपका एंगल होता है तब उसका नाम हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, और जब एक कोण होता है तो उसको अलग तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से नाम देता है। तो देयर विल बी सेवरल वेज ऑफ द नेमिंग एंगल्स डिस्कस बिलो, नीचे इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। फिगर ए में जो देखे आपने एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, आप इससे हम लोग इस ढंग से लिखेंगे। ये फिगर को जो देख रहे हैं, तो ये फिगर मेरा ओ है। स्टूडेंट को बताते समय बताना कि ये मेरा कॉमन पॉइंट है जिसे वर्टेक्स कहते हैं, और इसका जब नाम लिखना है तो केवल कोण ओ लिखने से हमारा चल जाएगा, केवल कोण ओ लिखना है। क्यों? क्योंकि इस तल पे एक ही एंगल है, एक से ज़्यादा नहीं है। यदि यहाँ पर और एक एंगल होता तो फिर हम कोण ओ लिखने से नहीं जाता। और एक है कि इस कोण को हम लोग ए ओ बी भी हम लोग लिख सकते हैं। जिसे हमको एंगल दिखाना है उसे हमेशा बीच में रखते हैं, ये स्टूडेंट को हम वहाँ पे बताएंगे। तो इस प्रकार से एंगल क्या लिखे, ओ एंगल है मेरा, तो जब ओ एंगल है तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी या फिर बी ओ ए आप ऊपर तरफ से लिखे ना है या नीचे तरफ से आप लिखेंगे, लेकिन ओ हमेशा बीच में होना चाहिए। जिसे हम एंगल मेजर करेंगे, दिखाएंगे, एंगल दिखाना वो हमेशा बीच में होगा। इस प्रकार से आप स्टूडेंट को वहाँ पे बताएंगे।
और इसका जो सिंबल होता है एंगल का, इस प्रकार से इसका एंगल का साइन होता है। तो और इस प्रकार से जो इट शुड नोटेड दैट द आइदर केस द लेटर ओ, एंगल ओ के द्वारा केवल लेटर से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर इसको फिर तीनों पॉइंट को हम लोग ए ओ बी के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। सम टाइम कभी कभी क्या होता है, वी नेम एन एंगल बाय द राइटिंग द लेटर एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कभी कभी क्या होता है कि जो कोण के शीर्ष बिंदु होते हैं वहाँ पर एंगल का हम लोग नाम लिख देते हैं, जैसा कि चित्र ए में आप लोग उस ऊपर में आप लोग देख चुके हैं चित्र ए में। तो इस प्रकार जब एग्जाम्पल में यदि कोई पूछा जाए तो वहाँ पर एंगल का हम लोग देते हुए डिनोटेड कर सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, ऑल्सो डिनोटेड एंगल ओ लिखिए, या फिर वर्ड में एंगल लिखिए ANGLE, एंगल ओ। ये 3 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो सिंबल के द्वारा लिख सकते हैं, दूसरा वर्ड के द्वारा लिख सकते हैं, तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एंगल बना सकते हो। इस प्रकार से एंगल का हम लोग नेमिंग देंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने जैसे बताया कि एक तल पे एक से ज़्यादा हो तो उसको अलग तरीके से नाम लिखेंगे। तो जब यहाँ पर एक तल पे आप देख पा रहे हैं ये एंगल 1 2 3, तो सबसे पहले एंगल एक को हम लोग लिख सकते हैं क्या, CBD या फिर DBC। ये आप लोग देख पा रहे हैं यस सर। फिगर सर। हाँ, तो ये फिगर जो देख रहे हैं, मैं जो दिखा रहा हूँ वो देख रहे हैं CBD। ये मेरा कर्सर देख रहे हैं, कर्सर आपको आ रहा ही नजर या नहीं? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो ये जो CBD है ये मेरा एंगल ए है। अब यदि इसी बी मेरा एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु है। अब बोला जाए कि यहाँ पर एंगल बी लिखेंगे तो एंगल बी लिखने से हम एंगल ए को मेजर नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग दिखा सकते हैं। इसलिए 1 को लिखने के लिए क्या होता है, आपको नाम देना पड़ेगा CBD या DBC। इसी प्रकार 2 को जब नाम देंगे तो EBD या DBE। इस प्रकार से हम लोग इसको अलग अलग तरीके से एंगल का नेमिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे है एंगल एज रोटेशन ऑफ ए रे। जब एक किरण पे जब वह रोटेट करता है, रोटेट मतलब वह जब घूमता है, ऐसे आप घड़ी को देखते हुए घूमते हुए देखे होंगे, उसका जो आवर का हैंड होता है वह बहुत ही नगद धीरे धीरे से मूव करता है, लेकिन जो मिनट का सुई होता है वो थोड़ा फास्ट करता है। तो इस प्रकार जब हम वह हैंड को देखेंगे तो वह मूव करते हुए नज़र आता है, रोटेट करते हुए नज़र आता है। इसी प्रकार से जब एंगल हमारा होता है, हमारा एक रे ले लेते हैं OA मेरा एक रे है। अब OA रे क्या है, कॉमन पॉइंट हमारा O है, O कॉमन पॉइंट हमेशा रहेगा और A जो है वह मूव करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। ये इनिशियली साइड है, इनिशियल प्रारंभिक इसको हम लोग कहेंगे, और ये टर्मिनल है, अंतिम साइड है। ये जब OA लाइन है इधर से मूव करते ऊपर चला गया तो इसे हम लोग B नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार जो फिगर C में आप देख पा रहे हैं एंगल BOA, ये हमारा जो है ये रोटेटिंग फिगर बोल सकते हैं और रोटेटिंग ऑफ ए रे कहेंगे। इस प्रकार से जो उपरोक्त इससे ऊपर में हम लोग जो डिस्कस किए उसी बात को यहाँ पर हम लोग बात करते हुए ये रोटेटिंग ए रे के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से एक किरण जब वो रोटेट करेगा तो फिर एंगल किस ढंग से वो बनता है। तो इस प्रकार के सबसे पहले जब एक रे को लेते हैं, एक रो जब मूव करता है तो वहाँ हमारा 2 रे बन जाता है, और एंगल हमेशा क्या होता है, 2 रे वहाँ पे होना चाहिए बनने के लिए। 2 किरण की आवश्यकता होती है तब हमारा एंगल का निर्माण होता है, एंगल बनता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस प्रकार से यदि हम स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रारंभिक स्थिति बिंदु O से बिंदु O में घूमना शुरू कर देती है। अभी जो पिक्चर आपने यहाँ पे देखा बिंदु O है और O से वह घूमना क्या करती है, शुरू कर देती है। जैसे O से बिंदु O में घूमना शुरू कर देती है जब तक कि वह OB की अंतिम स्थिति तक पहुँच नहीं जाता है।
तो वो ओ बी के अंतिम स्थिति तक जब पहुंच जाएगा तब वहाँ पे वह रुक जाएगा। तो इसे हम लोग एंगल का नाम देंगे एंगल ए ओ बी। घूर्णन किरण द्वारा ओ को शीर्ष के रूप में इंडिकेट करेंगे और इसका भुजा जो ओ ए और ओ बी हम लोग इसको भुजा के रूप में कहेंगे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का मैग्नीट्यूड किस तरह से मापेंगे। तो कोणों का जो परिमाण घूर्णन की मात्रा होती है, मात्रा कहने का मतलब है कि वह जितना मूव कर रही है तो कितना दूरी तक वह मूव किया, थोड़ा सा मूव किया, ज़्यादा दूरी तक गया या और ज़्यादा तक गया। इस प्रकार जो जितना भी वह कवर करता है, जितना रोटेट करता है, वह उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। जितना दूरी तक वह घूमेगा, रोटेट करेगा, वह उसका मैग्नीट्यूड करेगा। ओके, ये समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से रोटेट है, इसका मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर, ओके। तो इस प्रकार से जो ओ ए को हमने एक रे माना और ओ बिंदु से क्या करता है, ओ ए रोटेट करता है, वह तब तक करेगा जब तक बी पे पहुंचना हो जाए। जितना एरिया वह रोटेट करता है, जितना वह उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। एंगल का हम लोग कंपैरिजन किस तरह बच्चों को करना सिखाएंगे। तो कंपैरिजन जब वहाँ पर हम करते हैं तो कंपैरिजन उसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए हम लोग करते हैं कि कौन सा एंगल कितना रोटेट किया है। जो एंगल थोड़ा कम रोटेट किया है तो वह छोटा एंगल कहलाएगा, जो एंगल ज़्यादा रोटेट किया है वह बड़ा एंगल कहलाएगा। और जितना रोटेट करता है उसकी के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। छोटा परिमाण वाले को हम लोग छोटा एंगल कहेंगे, बड़ा कोण वाले परिमाण को हम लोग बड़ा एंगल कहेंगे। इस प्रकार से जो आप वहाँ पर शुरुआती में आप एक ही जगह पे यहाँ पे दो एंगल को देखे थे, ये एंगल, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से एंगल का मेजर को यहाँ पे देख सकते हैं। ये एंगल देखो, यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा परिमाण है। ये इस एंगल का जिसमें परिमाण ज़्यादा है वो बड़ा एंगल है, जिसमें परिमाण छोटा है वह उसका छोटा एंगल कहलाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, दो एंगल के बीच हम जानने का सकता है कि कौन सा कोण से बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसे दो कोणों की तुलना करने के लिए जो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको परिमाण को देखते हैं और परिमाण को देखते हुए बताते हैं कि कौन सा एंगल अधिक है, कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा बड़ा है। इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई एंगल आप पिक्चर में यहाँ पे देख लीजिए, पिक्चर में जैसे देख रहे हैं कि ये मेरा ए बी सी एक एंगल है जो कि 90 डिग्री पे है, इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। एंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल। और यह क्या है, ये 62 डिग्री पे है। तो ये एंगल को जो मेजर करते थे 62 डिग्री एंगल है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो इसका जो परिमाण है, जो जितना यह रोटेट हुआ है, ये कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है। रोटेट कहाँ से मानेंगे, इनिशियली लाइन मेरा BC है, इस BC से ये कितना दूर गया। ये इनिशियली लाइन मेरा EF है, EF से ये कितना दूर गया, इसे हम देखते हैं। और इसका परिमाण को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री जो है ये बड़ा है 60 डिग्री से, क्योंकि इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज़्यादा है। फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी को परिणाम को देखते हुए हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अगर दो भुजाओं के बीच की दूरी का हम लोग अधिक देखते हैं तो उसको समझ जाते बड़ा है। तो कोण का परिमाण अधिक भी होगा, दूरी ज़्यादा है तो परिमाण ज़्यादा होगा, परिमाण ज़्यादा हो गया तो कोण बड़ा हो गया। जब दो कोणों का परिमाण बहुत अधिक भिन्न होता है तो केवल उन्हें देखकर हम कह सकते हैं, लेकिन कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा है, जब उसका परिमाण बहुत ही कम भिन्न होगा तब कहने में हमारा वहाँ पे डाउट आएगा कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस प्रकार इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ एंगल बाय यूजिंग ट्रेस पेपर। ट्रेस पेपर के द्वारा हम लोग ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग जानेंगे।
ट्रेस जब वैसे एंगल जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब वहाँ पे हमको ट्रेस पेपर की आवश्यकता होती है, पेपर में बनाने की आवश्यकता होती है और बना के हम लोग उसको देख लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर पे देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर मेजर है, ABC एंगल है, POQ है, बीच में और एक रे है, OA आपका है, एक आपका QOP है जो राइट एंगल है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पेपर में क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। किस प्रकार ट्रेस करेंगे, निरीक्षण के द्वारा। ऑलवेज पॉसिबल टू कंपेयर एंगल बाय इंस्पेक्शन, पार्टिकुलरली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड इज लेस, जब मैग्नीट्यूड लेस होता है। इन सच केस ए बेटर मेथड इज टू कंपेयर देन बाय ट्रेसिंग वन एंगल एंड सुपरपोजिंग द ट्रेस एंगल ऑफ द अदर। एक एंगल को ट्रेस करेंगे और उसी में से दूसरे एंगल को ट्रेस करते हुए सुपरपोज करते हुए दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। इस प्रकार से ये पिक्चर देखेगा। स्टेप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस ए ट्रेसिंग पेपर ऑन द एंगल सेज। सबसे पहले ट्रेस पे जो पेपर है मेरा ABC उसको ट्रेस करना है, उसको बना लेना है, ट्रेसिंग कर लेंगे किसी कोण पे। दूसरे पॉइंट जब आएंगे दूसरे पे तो उसमें क्या करना है कि प्लेस द ट्रेस एंगल ABC ऑन POQ सच एज द पॉइंट B लाइज ऑन O। इस प्रकार ABC को रखना है कि A जो पॉइंट है वह P पे उसके ऊपर में ढक जाना चाहिए, जो B पॉइंट है वह O पे आ जाना चाहिए और जो C पॉइंट है वह Q पे आ जाना चाहिए। ट्रेस करते हुए इसी को ऊपर सुपरपोज करेंगे। जब दोनों आपस में ऊपर हूबहू सेम टू सेम आ जाएगा तो समझ जाना दोनों एंगल इक्वल है। अगर यदि कोई बड़ा छोटा हो रहा है तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर सीधा पोजीशन रे, इस प्रकार उसका रे का पोजीशन को देखेंगे, उसके साइड को कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। इस प्रकार जो ये स्टेप है, इस स्टेप के द्वारा हम क्या करते हैं उसको मेजर कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये कौन सिचुएशन में आता है, जब हमारा दो एंगल के बीच में जो परिणाम मैग्नीट्यूड होता है वह जब कम होता है, तब जब कम रोटेट होता है दोनों को में, तब इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में इस प्रकार से जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को पार करते हुए हम लोग आगे इंटीरियर एंगल के बारे में देखेंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल्स, किस प्रकार से इंटीरियर एंगल होता है और किस प्रकार से आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। तो जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल को हम लोग यदि डिफाइन करें इंटीरियर एंगल को, तो इंटीरियर एंगल को डिफाइन करने के लिए द पार्ट ऑफ द प्लेन विच विदिन द आर्म ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस डिफाइन इंडेफिनिटली इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर एंगल, चलिए। The plane which is within the arms of an angle produced indefinitely is called the interior of the angle. यस एग्जैक्टली। तो यानी कि वह भाग जिसे हम लोग एक बने कोण के भुजाओं के भीतरी भाग को कहते हैं। दो, सबसे पहले मैंने बताया कि जो कोण बनता है उसमें 2 आर्म होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो जो दोनों कॉमन आर्म होते हैं तो दोनों भुजा के अंदर वाले भाग जो कोण बनता है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे। ये देखिए पिक्चर में AOB है, ये अंदर जो बना है, अंदर जो बना इसे इंटीरियर कहेंगे। सेकंड में है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज आउटसाइड द आर्म ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस्ड indefinitely is called the exterior of the angle। ये देखिए एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या है और इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इंटीरियर एंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल क्या है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं वैसे पार्ट जो होता है जो अंदर साइड होता है, इन साइड में जो बनता है, विद इन साइड में बनता है वो इंटीरियर कहलाएगा, और ये आउट साइड में है ये आउट साइड में आएगा, आउटसाइड जो आएगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इंटीरियर एंगल क्या बन जाएगा, AOB एंगल AOB, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। और इसी को यदि एक्सटीरियर एंगल के रूप में बोलेंगे तो ये बाहर साइड में हो जाएगा, वो भी AOB ही कहलाएगा। लेकिन जब इंटीरियर लिखेंगे तो अंदर वाले को मेजर करना है
और जब एक्सटीरियर करेंगे तब बाहर वाले को मेजर करना है। ये नाम को देखते हुए वहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, नेम ऑल द एंगल फॉर्म इन द फिगर। इस प्रकार फिगर बना देंगे और स्टूडेंट से कहेंगे कि आप इसका नाम लिख के बताओ कि कौन सा एंगल कौन सा किस तरह से बन रहा है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसका नाम लिखेगा खुद से। जब वो बनाएगा ये एंगल इतना डिग्री का है, वो एंगल इतना डिग्री का है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कौन सा एंगल कितना रोटेट कर रहा है उसका। तो इस प्रकार जब बच्चे वो खुद से वो करेंगे जानेंगे तो वह सीख लेगा आराम से। तो जब यहाँ क्लियरली पहला जो देख पा रहे हैं, क्लियरली कह सकते हैं देयर आर थ्री एंगल रूप में फॉर्म करते हैं, जिसमें 2 इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। 2 इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक बड़ा को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ नेमिंग को देखिए, AOC ये एक एंगल हो गया, फिर COB ये एक एंगल हो गया। ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ 2 एंगल है, और एक बड़े एंगल को लेंगे हम लोग AOB, जो दोनों पार्ट्स को दोनों एंगल को ऐड कर लेता है, उसी में उभयनिष्ठ जोड़ लिया जाता है, तो बड़ा एंगल AOB बन जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट में एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देखें, नाम लिखने के लिए स्टूडेंट्स को बोलेंगे ये उदाहरण देते हुए कि बच्चे आप जो पहला फिगर में देखे दूसरा फिगर में देखे, दोनों का आपको नाम बताना है और उसका नाम लिखना है। तो इस प्रकार बच्चे नाम लिखेंगे, खुद से उसको मेजर करेंगे, लिख देंगे वहाँ पे कौन एंगल A है, कौन एंगल 2 है, कौन 4 है, 5 है। फिगर को एग्जाम्पल को देते हुए वो सारे खुद से वो करेंगे, और करके वो सीखेंगे कि किस तरह से नेमिंग देना है, किस प्रकार से नाम को हम दे सकते हैं, कैसा नाम देना है। जब एक ही सतह में एक एंगल होगा तो कैसा नाम देंगे, एक से ज़्यादा एंगल होगा तो कैसा नाम देंगे। इस प्रकार से वहाँ पे देखते हैं और बच्चे खुद से करेंगे। ये एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 3 में भी क्या करेंगे, फिगर का नाम देंगे, जो फिगर आपको मेजर करना है। प्रीवियस इसका पिछले स्लाइड में मैं जो दिखाया उसको फिगर करते हुए नेक्स्ट पे वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट पाया जाता है सम स्पेशल एंगल। कुछ स्पेशल एंगल्स है, उस एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जितना भी पढ़ा एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल को कैसे नेमिंग करेंगे, स्टूडेंट को नेमिंग किस ढंग से करने के लिए उसको सिखाएंगे। ये सारे हम लोग किसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, किसे इंटीरियर एंगल कहेंगे। अभी तक इतना हम लोग सीखे। अब नेक्स्ट में कुछ स्पेशल एंगल्स है, उन एंगल के बारे में सीखेंगे। तो उन एंगलों में से सबसे पहले है स्ट्रेट एंगल, एक सीधी सरल एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम लोग सीधा कौन सरल एंगल भी कहते हैं। तो सरल एंगल क्या है, कोई रीड कीजिए। Of a rotating ray are opposite to each other on the same line, the angle formed is called a straight angle. In other words, the angle formed by 2 opposite rays is called a straight angle. In figure, the angle formed by the 2 opposite rays OA and OB is a straight angle. स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली राइट, थैंक यू। तो जो स्ट्रेट एंगल का हम लोग अभी आपने यहाँ पर बात किया, तो इसमें क्या कहते हैं कि इफ़ द इनिशियली एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए रोटेटिंग रे आर ओपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जो यहाँ पर OA मेरा एक डायरेक्शन है और OB मेरा एक डायरेक्शन है, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। OA और OB दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर जा रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, यानी कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, किसी से इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि इसका बात करें हम, तो जो द एंगल फॉर्म्ड बाय 2 ऑपोजिट रे इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। इफ द इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ ए रोटेटिंग रे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। इस प्रकार क्या है, ये 2 डिफिनेशन आपका स्ट्रेट एंगल का यहाँ पर दिया गया है। स्पेशल कैरेक्टर में स्ट्रेट एंगल हो गया, ये एंगल यहाँ पर बनता है जिसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और यह स्ट्रेट एंगल जो होता है वह 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। तो OA और OB 2 मेरा
विपरीत किरण है, दो विपरीत किरण अलग अलग दिशा में जा रहा है और एक कॉमन बिंदु ओ है, उस ओ पे जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? पहले स्ट्रेट एंगल में मैंने पढ़ा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसका दोनों रे जो होता है वो अपोजिट साइड में होता है। अब कंप्लीट एंगल क्या करता है? इफ़ ए रोटेटिंग रे आफ्टर मेकिंग ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि वह एक कंप्लीट मूव कर देता है। ये फिगर में देखिए, ये ओ ए मेरा एक है और ओ बी है, यह कंप्लीट मूव करने के बाद उसी के ऊपर में उसी के लाइन पे आ जाता है। तो ये जो कंप्लीट एंगल मूव कर लेता है, रोटेट कर लेता है, रिवोल्यूशन घूम लेता है, परिक्रमा कर लेता है, तो इसे हम लोग एक कंप्लीट एंगल कहेंगे। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। कंप्लीट एंगल जो होता है वह 360 डिग्री का एंगल होता है। एज ए फिगर, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। तो कहते हैं इफ ए रोटेटिंग रे आफ्टर मेकिंग ए कंप्लीट रिवोल्यूशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। जब वह इनिशियल घूम के अपने उसी लाइन पे आ जाता है तो वह कंप्लीट एंगल कहलाता है। नाउ क्या है जीरो एंगल? अब स्विंग एंगल क्या होता है? इफ द इनिशियल and final position of are inside without making any revolution, we say that the angle formed is zero angle। यानी कि उसका जो अंतिम प्रारंभिक होता है और अंतिम बिंदु जो होता है बिना कोई चक्कर लगाए वहीं का तहीं रहता है, तो उसे जीरो हम लोग कोण कहेंगे, जीरो एंगल कहेंगे, शून्य, यानी कि वह रोटेट नहीं करता है। मान लेते हैं कि ये ओ ए मेरा एक रे है और ओ बी रे है। ओ ए रे और ओ बी रे दोनों ही एक ही लाइन पे है और यह एक जरा से भी रोटेट नहीं किया, घूमा नहीं है। जब यह कंप्लीट घूम के उसी लाइन पे आता है तो कंप्लीट एंगल होता है, और यह जब एक दूसरे को अपोजिट तक जाता है तो ये स्ट्रेट एंगल होता है। और यह एक बार होता है कि यह मूव ही नहीं करता, रोटेट नहीं करता, तब यह जीरो एंगल आ जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं राइट एंगल। अब राइट एंगल कैसे फॉर्म करेगा कि वन स्ट्रेट लाइन, एक जो स्ट्रेट लाइन होता है वह टू राइट एंगल के बराबर होता है। स्ट्रेट लाइन टू राइट एंगल के बराबर होता है और एक कंप्लीट एंगल जो होता है वह फोर राइट एंगल के बराबर होता है। कैसे होता है कि वन राइट एंगल जो होता है वह एक स्ट्रेट के डबल होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर में, ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल जो है दोनों एक दूसरे अपोजिट है। अब राइट एंगल जो बनेगा यहाँ पे मेरा एक रे बीच में होना चाहिए, तो बीच में जब एक रे रहेगा तो इधर हाफ हो जाएगा, इधर हाफ हो जाएगा, यानी कि दो राइट एंगल मेरा बनेगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वन स्ट्रेट एंगल जो होगा वह टू राइट एंगल के बराबर होगा और एक कंप्लीट एंगल जो होगा वह फोर राइट एंगल के बराबर होगा। नाउ सेकंड स्लाइड पे देखिए, अब डिग्री एंगल का स्पेशल एंगल पढ़ा मैंने, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, इसके बाद कंप्लीट एंगल। इस प्रकार से एंगल के बारे में पढ़ा हम लोग। अब डिग्री के बारे में पढ़ते हैं कि डिग्री क्या है। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल में कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। वन स्ट्रेट एंगल में कितने होते हैं? टू राइट एंगल होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होता है। पूछा जाए टू राइट एंगल कितने का होता है, तो बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो एक 90 प्लस 90 दोनों को जोड़ के हो गया 180। और जब कंप्लीट एंगल बनाने का रहा तो कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 राइट एंगल, यानी कि 360 डिग्री एंगल वहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार से डिग्री को हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। अब मिनट्स की बात करते हैं कि मिनट को कैसे मेजर करेंगे। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ पे यदि दिखाते हैं तो मिनट जो होता है वह डॉट डॉट के लाइन में हम लोग मेजर करते हैं मिनट को, और जब 2 डॉट दे देंगे तो वह सेकेंड हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पर 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग जो समकोण है 90 डिग्री है तो 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है।
तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 इंटू 60 हो जाएगा। जितना आएगा तो इंटू कर देंगे तो वो आ जाएगा मिनट में। यदि सेकंड में करना है तो फिर 60 से गुना करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। इसे याद रखना कि कैसे कैसे बन पा रहा है। यदि आपको 7 मिनट देखना है, 7 मिनट लिखना है, तो 7 लिख के ऊपर में हल्का सा डॉट दे देना है। जब एक डॉट देंगे तो वह मिनट कहलाएगा, 2 डॉट देंगे तो वह सेकंड कहलाएगा। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हैं काइंड ऑफ एंगल, कौन के प्रकार, कौन कौन सा होता है। पहला एक्यूट एंगल, सेकंड ऑब्ट्यूट एंगल, थर्ड में देखेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इस प्रकार फिर यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो काइंड ऑफ एंगल में यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल के देखेंगे। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल को रीड कीजिए, तो रीड कीजिए। An angle whose measure is greater than 0 but less than 90 degree is called acute angle. In other words, an angle which is greater than 0 but less than right angle is called an acute angle. Thus, angle AOB is an acute angle if and only if angle AOB is greater than 0 degree and less than 90 degree. 90 डिग्री, एग्जैक्टली, थैंक यू। ये एक्यूट एंगल जैसे आपने की अभी तुरंत रीड किया, तो जो एक्यूट एंगल होता है वह ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए बट लेस देन 90 डिग्री। वैसे एंगल जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, यानी कि 0 से 90 के बीच में हो, तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 62 डिग्री, 85 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, इस प्रकार जो 0 से 90 के बीच में रहेगा वह एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट जो है ऑब्ट्यूट एंगल, वह एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 90, जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूट एंगल कहेंगे। ये आसान है, समझ में आया ये? यस, ओके। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180, वैसे एंगल जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोग एक्यूट एंगल है और क्या ऑब्ट्यूट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। ये 3 प्रकार का एंगल हम लोग यहाँ पे पढ़े। रिफ्लेक्स एंगल में जो बताया अभी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, 0 एंगल इक्वल टू 0 डिग्री और स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल डिग्री। अब 2 राइट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 4 साइड एंगल। इस प्रकार से ये यहाँ पे कंप्लीट है। अब बताइए यहाँ पे कोई पूछने का कोई डाउट है, बताइए। हेलो, नो सर, ओके, चलो ठीक है। सबको सुनने के लिए थैंक यू, सबको अच्छे से अभी तक जो आप लोग रहे, आप लोग तुरंत क्यूज को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और आप अपना मेजर करेंगे कि मैं क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ओके, 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तुरंत आ जाएगा। चैट में डाल दो क्या, चैट में ही अभी जिसमें ज्वाइन हो, चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में ही डाल देता हूँ। नहीं सर, ग्रुप लिंक में ही डाल दीजिए। ग्रुप में? हाँ सर, ठीक है, ग्रुप में ही ओके, डाल दीजिए। चलो ओके, हाँ डालता हूँ।